वाइल्ड लाइफ इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट ये सोर्स तब तक रिन्यूएबल रहता है जब तक हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक हम इसको कंजर्व करेंगे और वेरियस स्ट्रेटजीज ऑप्ट करेंगे ताकि इसको रिन्यूएबल रिसोर्स रहने दिया जा सके। सो इस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान में रीजन वाइज या प्रोविंस वाइज मुख्तलिफ तरह के रूल्स, मुख्तलिफ तरह के लॉज और एक्ट्स प्रेजेंट हुए हैं जिनको जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ बहुत हद तक प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में रही है और हमें काफ़ी ऐसी स्पीशीज़ और हैबिटेट की प्रोटेक्शन नज़र आई है और जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे इजीली सर्वाइवेबल हैं। बिफोर पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंट रूल या एक्ट था दैट वाज कैटल ट्रेसपास एक्ट जो 1871 में आया। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1890। ये सारे क्रूएलिटी के एक्ट्स या ट्रेसपासिंग के एक्ट्स बेसिकली जो एब्सर्ड एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ है या फॉर नथिंग हम एनिमल्स को बीट कर रहे होते हैं, ये सारा उस वजह से इन एक्ट्स का लाना बहुत ज़रूरी हुआ। एनिमल स्लॉटरिंग एक्ट जो 1963 में आया। सिमिलरली बलोचिस्तान फिशरीज एक्ट 1994 में, बलोचिस्तान सी फिशरीज ऑर्डिनेंस 2001 में आया, बलोचिस्तान सी फिशरीज एक्ट 2009 में इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड। बलोचिस्तान एनिमल स्लॉटर कंट्रोल जो अलॉन्ग विद वेरियस अमेंडमेंट्स 2010 में पास हुआ, जिसमें बाद में गोट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। कराची कैटल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 में प्रेजेंट हुआ। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979 में आया। बिकॉज पाकिस्तान इज अ गुड प्लेस फॉर वेटलैंड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स दे ट्रेवल फ्रॉम वेरियस साइबेरियन रीजन्स एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान सीम्स टू बी द फ्लाईवे। ये उनके लिए एक जगह बनती है ताकि वो साइबेरियन रीजन से यहाँ तक जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर आके उनको वेटलैंड्स मिल जाते हैं जहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सो इस हवाले से ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए ये वाला एक्ट प्रेजेंट हुआ। पंजाब गोट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 में आया, पंजाब फिशरीज ऑर्डिनेंस 1961 में, पंजाब एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 में, पंजाब लाइव स्टॉक डेयरी एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड 1974 में डेवलप हुआ, पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट जो 1974 में है। दिस इज़ द एक्ट जो राइट नाउ इन पंजाब इज़ एप्लीकेबल। हम इसके रूल्स इसके जो भी बाय लॉज है उनको फॉलो करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए इन पंजाब। सिमिलरली पंजाब लाइव स्टॉक एसोसिएशन एंड लाइव स्टॉक यूनियन ऑर्डिनेंस 1979 में आया है। पंजाब एनिमल कंपाउंड फीड एंड फीड स्टफ ऑर्डिनेंस 2002 में आया। फिर उसके बाद जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 में आया। सिंध फिशरीज एक्ट 2003 दिस हैज़ बीन प्रेजेंटेड। सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2008 में प्रेजेंट हुआ। सिंध फिशरीज अमेंडमेंट 2011 में आई। देन वेस्ट गोट रिस्ट्रिक्शन रूल्स 1961 में अपीयर हुए हैं। वेस्ट पाकिस्तान गोट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1972 में आया। एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में अपीयर हुआ। इन तमाम के तमाम ऑर्डिनेंसेस का या इन एक्ट्स या रूल्स का बेसिकली जो पर्पज़ है वो किसी भी तरीके से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वेरियस laws, various acts and rules has been presented। जो प्रोविंस वाइज अगर देखा जाए तो हर प्रोविंस के अपने अपने लॉज हैं, अपने अपने ऑर्डिनेंसेस हैं, मगर इन तमाम के तमाम लॉज में ऑर्डिनेंसेस में कुछ फीचर्स ऐसे हैं विच आर कॉमन टू ऑल। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो पंजाब का वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसको एज एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले the short title, this act may be called as Punjab Wildlife Protection Preservation Conservation and Management Act जो 1974 में प्रेजेंट हुआ। तो इसी तरह अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं तो उस एक्ट को सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं जो 1972 में आया। इसी तरह हर प्रोविंस के
जो भी एक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसके नाम हैं। चंद डेफिनेशंस जो तमाम एक्ट्स में आती हैं, लाइक द डेफिनेशन इज ऑफ बोर्ड। बोर्ड मीन्स पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड constituted under the section. Similarly, exotic, it means the wildlife species not native in Pakistan. Section means a section of this act. Prescribed mean prescribed by the rules. In definitions के अलावा again there is a long list, but we are not going into the details of that. The next common feature is the appointment of officer. Government may determine the number and class of officers including honorary officers to be appointed under this act. यानी it is the decision purely of the government कि वो किस को डिक्लेयर करती हैं कि ये वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है. समटाइम्स इफ अ सूटेबल पर्सन इज नॉट देयर, कोई ऑनरेरी इंचार्ज भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को संभाल सकता है. अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जो ऑनरेरी ऑफिसर है उसकी कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती हैं कि वो ऑफिसर अगर कोई अपॉइंटेड ऑफिसर नहीं आता तो 3 years तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है. द ऑफिसर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अनलेस अपॉइंटमेंट इज रिवोक्ड अर्लियर. Constitution of the board. The board shall consist of a chairman, a vice chairman, and a number of members as may be appointed by the government. इसके अलावा जो भी उस सूबे का चीफ मिनिस्टर है वो भी उसका एक्स ऑफिशियल इंचार्ज होता है या उसको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कहा जा सकता है. मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी इस केस में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होगा वो भी उसका एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन इस बोर्ड का होगा. सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट shall also be the ex officio secretary of the board. For the protection of wildlife, various rules and acts are presented. इन acts and rules में कुछ ऐसे features होते हैं which are common to all. चाहे आप किसी भी province की बात करें, किसी भी area की बात करें, there are certain features जो इन तमाम के तमाम में common होते हैं. So इनमें जो सबसे important feature है वो है about the funds. The board shall maintain books of the account and shall get it audited. जो भी प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए फंड्स आ रहे हैं किसी फंडिंग एजेंसी से, चाहे वो नेशनल लेवल की है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की है, उन फंड्स का रिकॉर्ड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो उस वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जिम्मेदारी होगी. उसका ऑडिट करवाना, उसका चेक एंड बैलेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द बोर्ड शैल टेक necessary steps for the rectification of an audit objection. If for example some audit objection is there, that if certain team उसको डिक्लेयर करती है कि यहाँ पर फंड्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो क्लियरेंस का है वो लाजमी तौर पे ऑडिटर से लिया जाए ताकि फंड्स की रेक्टिफिकेशन हो सके. रिस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग. नो पर्सन शेल hunt any protected animal, particularly वो animals जो threatened होते हैं, जो endangered होते हैं, जिनको protected areas में रखा जाता है, उनकी hunting is banned. Hunt any game animal except under a permission. Game animals वो हैं जिनको hunt करने का, जिनको kill करने का या shoot करने की permission दी जाती है और वो permission के लिए licenses होते हैं. तो अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर लाइसेंस इज नॉट देयर तो हंटिंग उस केस में भी या किलिंग उस केस में उन एनिमल्स की भी बैन होती है. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय हॉक्स एंड डॉग्स फॉर गेम एनिमल्स विदाउट स्पेशल लाइसेंस. अगेन गेम एनिमल्स को समटाइम्स हंट या किल करने के लिए कुछ और एनिमल्स उनके ऊपर छोड़े जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम हुबारा बस्टर्ड की बात करें तो हुबारा को कैप्चर करने के लिए हॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये हॉक्स बेसिकली हुबारा को कैप्चर करती हैं और इस पर्पस के लिए लाइसेंसेस इशू किए जाते हैं. अगर ये एक्टिविटी विदाउट लाइसेंस परफॉर्म हो रही है तो ऑब्वियसली ये भी इस एक्ट के तहत बैन है. एनिमल फाउंड डेड, किल्ड और कॉट अनलॉफुली, एनी मीट और ट्रॉफी देयर ऑफ शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. समटाइम्स इट सो हैपेंड दैट
द एनिमल्स आर फाउंड डेड, मतलब आपको नहीं पता ये किसने मारा है। समटाइम ये हो सकता है कि उनकी होल बॉडी मिल जाती है, समटाइम उनकी ट्रॉफी मिल जाती है, समटाइम उनकी स्किन मिल जाती है। तो इस केस में अगर हमें एक्यूज नहीं मिल रहा तो वो जो भी उसकी मीट है, उसकी ट्रॉफी है, स्किन है, या व्हाट्सएवर द केस में भी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन। नो पर्सन शैल बी इन पोजेशन ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल अनलेस ही बी इन पोजेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन। यानी अगर किसी ह्यूमन ने जस्ट फॉर फन वाइल्ड एनिमल्स को पेट के तौर पे रखा हुआ है तो वो विदाउट लाइसेंस इस एक्ट के तहत अपने घरों में उसको पेट्स नहीं बना के रख सकते। इस पर्पज के लिए लाइसेंसेस का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स, ट्रॉफीज और द मीट। नो पर्सन शैल रिसीव बाय गिफ्ट, परचेज और अदरवाइज एनी एनिमल ऑफ काइंड स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। अगेन जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको समटाइम लोग ये कह के रख लेते हैं ये हमें गिफ्ट आया है। सो उस गिफ्ट के लिए जो प्रॉपर एक गवर्नमेंट का मेथड है उसको फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर शेड्यूल की बात की गई है। शेड्यूल्स एक्चुअली इन लॉज के बाद स्पेसिफिक जारी किए जाते हैं जिनमें ये परमिशन दी जाती है कि इन एनिमल्स को, इन वाइल्ड एनिमल्स को किस किस टाइम पर आप किल कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। So, unless a valid certificate of the lawful possession in respect thereof, again, valid certification is required to even have the trophy to meat or the animals. Restriction on dealing in animals, trophies and meat. न सिर्फ हम उन एनिमल्स को बाय गिफ्ट रख सकते हैं बल्कि उनमें जो डील करना है, यानी अगर उसमें कोई फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं वो भी उसके ऊपर भी बैन है जब तक प्रॉपर परमिशन नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरिया हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल्स ब्रीड कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो किसी भी एरिया को गवर्नमेंट बाय अ नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है दैट दिस एरिया इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स वो एरिया होते हैं जहां पे फ्लोरा फाना अपनी ओरिजिनल स्टेट में होते हैं एंड देयर इज अ नेचुरल सीनरी। सो इसी तरह उन ऑर्गेनिजम्स को, उन वाइल्ड एनिमल्स को या प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि दिस एरिया इज नाउ अ नेशनल पार्क। सिमिलरली गेम रिजर्व, ये भी उसी तरह एरिया है जहां पर जिसको गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगी दैट दिस इज अ गेम रिजर्व एंड वेयर द हंटिंग एंड शूटिंग विद स्पेसिफिक लाइसेंसेज इज अलाउड। पेनल्टीज। इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू पीरियड ऑफ 1 year और विद द फाइन। अगर इन चीज़ों को नहीं फॉलो किया जाएगा तो उस पर प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, इवन उस पर कैद हो जाती है 1 साल की या बहुत लंबी चौड़ी पनिशमेंट्स होती हैं। किलिंग एंड कैप्चरिंग इन सेल्फ डिफेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स अगर एनिमल आपको मारने को आ रहा है तो उनकी किलिंग अलाउड होगी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वेरियस रूल्स एक्ट्स दे आर प्रेजेंटेड बट दे हैव सर्टन कॉमन फीचर्स जो तमाम सूबों में एग्जिस्ट करते हैं और उन फीचर्स में वन ऑफ द फीचर इज ओननेस ऑफ प्रूफ। व्हेन इन प्रोसीडिंग्स टेकन अंडर दिस एक्ट, wild animals, their trophies, their belongings shall be presumed to be the property of until the contrary is proved. Sometimes it so happened that things are happened. किसी तरह वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग हो गई है, उनकी ट्रॉफीज मिल रही हैं, तब तक उसको क्लियर नहीं करवाया जा सकता या तब तक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी जब तक आप ये प्रूफ नहीं देंगे या सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि दैट दिस वाइल्ड एनिमल एंड द बिलोंगिंग बिलोंग्स टू यू। चाहे वो ट्रॉफी की सूरत में है, चाहे वो होल एनिमल की सूरत में है, चाहे वो किसी भी तरह का पार्ट है, जब तक ये सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा कि दैट यू आर द ओनर ऑफ द वाइल्ड एनिमल, तब तक वो होल एनिमल या उसके पार्ट्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेंगे। पावर टू सर्च विदाउट वारंट। समटाइम्स ये होता है कि अगर किसी ऑफिसर को ये फील हो रहा हो दैट यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वाइल्ड एनिमल यहाँ पर कैप्चर किए गए हैं या उनके पार्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं विदाउट एनी परमिशन और लाइसेंस, तो वो इवन किसी भी सर्च वारंट के इशू किए बगैर वहाँ जाकर सर्च कर सकता है और अगर कोई ह्यूमन इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है।
power to scissor. Any officer authorized by the government in this behalf may seize any wild animal, dead or alive, anything whatsoever used or suspected to have been used in the commission of an offence under this act. Again, अगर ये चीज़ आ रही है कि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, किसी जगह पर वाइल्ड एनिमल्स रखे गए हैं, उनके पार्ट्स पड़े हुए हैं, तो विदाउट एनी परमिशन वो वहाँ पर जा सकते हैं, रेड कर सकते हैं, उस जगह को सीज कर सकते हैं, उसको बैन कर सकते हैं, उस जगह को लॉक लगा सकते हैं, और जब तक एक्यूज्ड प्रॉपरली पकड़ा नहीं जाता तब तक वो जगह अंडर लॉक एंड की रहती है. ड्यूटी टू प्रोड्यूस परमिट ऑन डिमांड मेड बाय एनी ऑफिसर और पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ. समटाइम्स ये जब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स किसी भी जगह पर रखे गए हैं, ये हर उस पर्सन की मॉरल ड्यूटी भी है कि जब भी उसे लाइसेंस की डिमांड की जाए वो उसको प्रोड्यूस करे. सो इस पर गवर्नमेंट चाहे किसी ऑफिशियल को अपने बिहाफ पर सेंड करे या प्रॉपर वाइल्ड ऑफिसर उनसे डिमांड करे, द पर्सन मे श्योरली प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट्स ऑन डिमांड. ड्यूटी ऑफ द को परचेजर्स, चौकीदार, विलेज वॉचमैन एटसेट्रा. अगर किसी विलेज मैन से, अगर किसी वॉचमैन से कोई वाइल्ड लाइफ एरिया में या किसी सेंचुरी में, किसी प्रोटेक्टेड एरिया में अगर खुद से कोई वाइल्ड एनिमल्स के हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम आया है या उनकी वजह से किसी वाइल्ड एनिमल को कोई प्रॉब्लम आया है, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने इमीडिएट इंचार्ज को इसके बारे में रिपोर्ट करे ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया जा सके. प्रोसीजर व्हेन ऑफेंडर नॉट नोन और कैन नॉट बी फाउंड. समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स दे फाउंड डेड, उनके पार्ट्स मिल जाते हैं और ये नहीं पता चलता कि ये जो एक्ट हुआ है ये किसकी वजह से परफॉर्म हुआ है. तो उस केस में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को बैन कर देते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को सील कर देते हैं अनलेस और अनटिल एक्यूज्ड इज फाउंड. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस हवाले से मुख्तलिफ तरह के एक्ट्स, मुख्तलिफ तरह के ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान में हैं और इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं. इन एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस में कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोविंस के एक्ट में हैं. उनमें से कुछ हैं लाइक द पावर टू अरेस्ट. समटाइम्स एन ऑफिसर फाउंड दैट देयर मे बी सम क्राइम रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, दैट वाइल्ड एनिमल्स को विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी लाइसेंस उनको कॉट किया गया है या उनकी किलिंग हो रही है. तो इस हवाले से जो ऑफिसर है वो ही इज़ फ्री टू चेक द प्रेमिसेस विदाउट एनी वारंट्स. एनी ऑफिसर अनऑथराइज्ड without orders from a magistrate and without a warrant arrest any person against whom a reasonable suspicions exists of his having been concerned in any offence under this act. Power to release on bond of a person arrested. Any officer not below the rank of game inspector or of an equivalent rank may release such person on his executing a bond to appear. That means कि जो पर्सन फाउंड है कि जी जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया वाइल्ड लाइफ के साथ, जिसने वाइल्ड एनिमल्स को विदाउट परमिशंस रखा हुआ है, उस हवाले से अगर वो इफ़ ही फाउंड गिल्टी देन उसको अरेस्ट किया जा सकता है. इस हवाले से अगर वो प्रॉपर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होकर एक हैवी अमाउंट गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा देता है तब उसको बेल अलाउ की जाती है. Sometimes it so happened that person को किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट करना भी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है. So persons who may lodge complaints, cognizance of any offence under this act shall not be taken by any court except on the complaint of the officer. Unless or until officer complaint नहीं करेगा या जिसको गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है तब तक किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता या किसी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. कोर्ट विच इज कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस. नो कोर्ट inferior to that of a magistrate or of a first class officer shall take the cognizable offences.
यानी मजिस्ट्रेट से नीचे कोई भी बंदा ये अलाउ नहीं कर सकता कि आप किसी पर्सन को जाके चेक करें। अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं तो जाके चेक किया जा सकता है, उससे इंफीरियर कोर्ट या उससे इंफीरियर जो ऑफिशियल होगा वो परमिशन नहीं दे सकता। पावर टू ट्राई ऑफेंस सिमिलरली। समटाइम्स एक जैसा ऑफेंस नहीं हो रहा होता। एक पर्सन ने किसी वाइल्ड एनिमल को, किसी स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल को रखा हुआ है, किसी दूसरे पर्सन ने किसी और वाइल्ड एनिमल को रखा हुआ है, तो उस केस में जो प्रॉब्लम है उसकी ग्रेविटी देखी जाती है। अगर आपको सिमिलर केसेस मिल रहे हैं तो उस केस में ये देखा जाएगा कि जो एनिमल, वाइल्ड एनिमल जिसको रखा गया है वो किस लिस्ट में फॉल कर रहा है। अगर वो थ्रेटेंड है तो पेनल्टीज किसी और तरह की हैं, अगर वो एंडेंजर्ड है तो पेनल्टीज किसी और तरह की होती है। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। समटाइम्स nothing contained in this act shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under this law। कि अगर किसी बंदे ने कोई वाइल्ड लाइफ के साथ प्रॉब्लम किया है, वाइल्ड एनिमल्स को कॉट किया हुआ है, तो उसको किसी भी सूरत में हम लोग छोड़ नहीं सकते, उसको लाजमी तौर पे पेनल्टीज ऑफर करनी पड़ती हैं ताकि जो उसके साथ के कोलीग्स हैं वो इन एक्ट्स को दोबारा परफॉर्म ना करें। The features which are common to the ordinances and rules which are applying in Pakistan, they are discussed. Government may invest officer with certain powers. Actually, what is happening that by notification, by any gazette notification, government can give or delegate powers to even the subordinate officer. So इस हवाले से जो भी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है उसको गवर्नमेंट सर्टेन पावर्स देती है कि वो किसी एक्यूज को कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकता है, उसकी अटेंडेंस इंश्योर करवा सकता है, इंक्वायरी होल्ड कर सकता है उसे एक्यूज के अगेंस्ट, एज वेल एज टू प्रोसिक्यूट अ केस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। यानी केस प्रेजेंट करे, वो विटनेसेस की अटेंडेंस इंश्योर करे और इवन उस एक्यूज के अगेंस्ट इंक्वायरी भी वो रेज कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ सर्टन थिंग्स। ऑफिसर टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी कि जो भी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि इन गुड फेथ जो वाइल्ड ऑफिसर है ही इज़ डूइंग नथिंग, बट किसी वजह से उसको इंक्वायरीज का सामना करना पड़ सकता है। कोई वाइल्ड एनिमल उसकी निगरानी में या क्या कहना चाहिए उसकी वजह से शायद उसकी किलिंग हो गई है या उसको कोई और डिजीज़ का सामना करना पड़ गया, तो इस केसेस में इन वाइल्ड ऑफिसर्स को केसेस का सामना करना पड़ता है या कोर्ट के प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकते हैं। तो इस हवाले से इनके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इन पर कोई केस किसी किस्म का नहीं प्रेजेंट किया जा सकता बिकॉज दे आर डूइंग इन गुड फेथ ओनली। ड्यूटी of a police officer, sometimes for doing raids जो wild officers हैं they actually take help from the police officers। अगर उनको request actually police officers they may help the wild officers for taking the raids। delegation of powers, if a suitable wild officer is not there, government by notification subordinate officer को भी पावर्स डेलीगेट कर सकती है। पावर ऑफ सेल और एक्सचेंज, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू ऐड और टू एक्सक्लूड फ्रॉम द शेड्यूल्स। एक्चुअली ये वो पावर्स हैं जो समटाइम्स गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अलाउ कर रही होती है। मतलब रूटीन में द वाइल्ड एनिमल्स आर बैंड, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग किलिंग बैन की गई है, मगर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए अगर गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये डिक्लेयर कर दे कि ये सारी की सारी चीज़ें वेव ऑफ हैं तो ऑब्वियसली वो वेव ऑफ हो जाती हैं। पावर टू ग्रांट एग्जम्पशंस के केस में वाइल्ड एनिमल्स की को जो हंट करने का फिनोमिना है उसको समटाइम कह दिया जाता है कि जी दे आर अलाउड फॉर हंटिंग। डिसोल्यूशन ऑफ बोर्ड, गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन भी ये डिक्लेयर कर सकती है
कि बोर्ड को इस डेट से, इस टाइम पीरियड से डिसॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी गवर्नमेंट उसी गजट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर देती है कि उस बोर्ड की डिसॉल्व करने के बाद उसके मैनेजर कौन होंगे, उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा। शेड्यूल्स, तमाम ऑर्डिनेंस के रूल्स के बाद जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हैं शेड्यूल्स। पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट में देयर आर 4 शेड्यूल्स जिनको सिंपली डेजिग्नेट किया जाता है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड 4, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हर शेड्यूल में स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया जाता है कि उनकी हंटिंग अलाउड है या नहीं अलाउड, और उनमें कौन कौन से एनिमल्स, उनका नंबर और उनकी हंटिंग या किलिंग के मेथड्स या इस्तेमाल होने वाली गन्स के बारे में भी बताया जाता है। इन केस ऑफ शेड्यूल 1, wild animals that can be hunted on an ordinary permit with details of everything is mentioned. आम परमिट के साथ वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग होती है और इस शेड्यूल में लिस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूड होती है, द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूड होते हैं और हर वो कंपोनेंट जिससे आप किलिंग या हंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं उसकी डिटेल्स इस शेड्यूल के अंदर मेंशन की जाती हैं। शेड्यूल 2, इसमें एनिमल्स, ट्रॉफीज और मीट्स फॉर प्रोफेशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। किन एनिमल्स का यूज़ किया जाएगा, किन के लिए, किन की ट्रॉफीज़ को आप ले सकते हैं और किन को आप एक्सपैंड करवा सकते हैं। और शेड्यूल 3, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, यानी इनकी हंटिंग एंड किलिंग थ्रू आउट द ईयर बैन की जाती है। शेड्यूल 4, इट इंक्लूड्स वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट प्रोटेक्टेड। अगेन ये वो एनिमल्स हैं जिनके लिए कोई ख़ास प्रोटेक्शन का एहतमाम नहीं है, सो इनके लिए भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करेगी कि हम इनके साथ किस तरह पेश आ सकते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सर्टन एनिमल्स नीड स्पेसिफिक एरियाज फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। उन एनिमल्स को कुछ जो ख़ास जगहें प्रोवाइड की जाती हैं उन जगहों को प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। बाय डेफिनेशन, a protected area is a clearly defined geographical space, recognized, dedicated, and managed through legal or other effective means to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem, services, and cultural values. Yani everything included in it. It is not only the wild animals that are protected there, it is the associated habitat, it is the associated cultural values जो अगर उसके साथ हैं, it is the associated every part, every aspect which is related directly or indirectly to the wild animals. Protected areas are one of the most effective tools for conserving species and natural habitat. IUCN ने जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, it classifies protected area according to their management plans. Various categories develop की गई हैं कि कैसे कैसे इन protected areas को divide किया जा सकता है, कौन कौन से areas हैं जो strict हैं, कौन कौन से areas हैं जिनमें human की intervention allow की जा सकती है। So accordingly ये जो कैटेगरीज हैं इनको न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स में भी रिकग्नाइज किया जाता है। इंटरनेशनल फोरम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फोरम है वो यूनाइटेड नेशन का है, इन्होंने भी इसको रिकग्नाइज किया है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। सिमिलरली, इंक्रीजिंगली बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस, जितने भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस डेवलप होते हैं उनमें इन प्रोटेक्टेड एरियाज की जो कैटेगरीज IUCN ने डिक्लेयर की हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, बिकॉज दीज कैटेगरीज एक्चुअली दे क्लियरली डिफरेंशिएट वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज। These categories are the category 1, which is further divided into two categories, category 1A and category 1B. 1A is a strict nature reserve, while 1B is a wilderness area. Category B, it includes the national parks. Category 3, that includes the natural monuments or their features. Category 4, it is for the habitat species management area.
Category 5 is the protected landscape or seascapes, and Category 6 is the protected area with sustainable use of natural resources. So again, we can even view that not only wild animals are protected or conserved, their associated habitats, their associated values, they are also being protected and conserved. According to IUCN, protected areas are classified into 6 categories. The very first category is called as strict nature reserve. It is the protected area that are strictly set aside to protect biodiversity, where human visitation, use and impacts are strictly controlled to ensure protection of conservation values. The primary objectives of this strict nature reserve is to conserve regional, national, global outstanding ecosystems, species, occurrence or aggregations, and even the geodiversity features. Other objectives are to preserve ecosystems, to secure examples of natural environment for scientific values, to minimize disturbance through careful planning, to conserve cultural and spiritual values associated with nature. The distinguishing features of this strict nature reserve is these areas should generally have a largely complete set of expected native species, be capable of being managed to ensure minimal human disturbance, be free of significant direct intervention by modern human, have a full set of expected value of native ecosystems largely intact with ecological processes, be capable of being restored with minimum management intervention, be managed for largely low visitation by humans. In short, we can say that this strict nature reserve is totally an area जहाँ पर humans को allow नहीं किया जाता कि वो intervene करें. अगर उसके साथ कोई भी cultural, अगर उसके साथ कोई भी spiritual attachment है किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर बहुत कम human intervention allow की जाती है. So इन areas में सिर्फ और सिर्फ scientific purposes के लिए शायद human को just for a very shorter period of time allow किया जाता है. These strict nature reserves, they have a very specific role in landscapes and seascapes. They protect some of the earth richness that will not survive outside. सिर्फ वो area आपको वहीं exist करता नजर आएगा और वो कहीं नहीं पाया जाता. Protecting additional ecosystem services. Providing area where ecosystem can be studied in a pristine and environment as possible. जहाँ पर ecosystem अपनी बिल्कुल नेचुरल हालत में एग्जिस्ट करता है और जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं परफॉर्म करवाई जा रही, ये एरियाज एक्चुअली वो एरियाज होते हैं. प्रोटेक्टिंग नेचुरल साइट्स दैट आर आल्सो ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंसेस. अगर से किसी स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में कोई टेम्पल एग्जिस्ट कर रहा है या कोई मॉस्क एग्जिस्ट कर रही है, तब आप वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी बहुत अलाउ कर सकते हैं, वो भी फॉर विद स्पेसिफिक परमिशंस. Issues for consideration. There are few areas not under some kind of legal or at least traditional ownership, so that finding places that exclude human activity is often problematic. जिस तरह अभी हमने बात की that if there is some religious attachment or religious component present in that particular area, तो obviously वहाँ पर human intervention एक problem बन सकता है. Most apparent problem is with climate and air pollution, because pollution is an ever growing phenomena and it's an ever growing problem जो humans की वजह से आ रही है. So उस चीज़ को अगर हम किसी तरह कंट्रोल कर लें और particularly in strict nature reserves में अगर human intervention नहीं होगी तो obviously pollution नहीं होगी, तब ये nature reserves protect हो सकते हैं या conserve हो सकते हैं. New and emerging diseases. In an increasingly modified ecology, it may be increasingly difficult to maintain an area through non-intervention, because humans ने habitat को destroy कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से. सिर्फ और सिर्फ
ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से. सो इसीलिए ह्यूमन इंटरवेंशन को एटलीस्ट करना, बहुत कम करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टुडे. वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड कैटेगरी declared by IUCN is called as 1B, and it is actually the wilderness area. By definition, this is an area that is usually large, unmodified or slightly modified, retaining original characters and influence without permanent or significant human habituation. So basically ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ह्यूमंस की इंटरवेंशन नहीं है, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी ओरिजिनल हालत में एग्जिस्ट करते हैं. अगर वहाँ पे हैबिटेट का चेंज है तो वो बिल्कुल इतना थोड़ा सा हो कि वाइल्ड एनिमल्स की डिस्टर्बेंस ना हो. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइल्डरनेस एरिया मस्ट बी, it is to protect the long-term ecological integrity of natural area that are undisturbed by significant human activity. So again, there is always a lesson that human intervention must not be in the protected areas. Other objectives include to enable indigenous communities to maintain their traditional wilderness-based style. वो जिस नेचुरल फॉर्मेट में वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, उनको अनडिस्टर्ब्ड उसी तरह रहने दिया जाए, उनकी हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन ना परफॉर्म की जाए. टू प्रोटेक्ट द रेलिवेंट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड नॉन मटीरियल बेनिफिट्स टू इंडिजिनस और नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन. अगर वहाँ से कोई स्पिरिचुअल चीज़ें अटैच हैं, अगर वहाँ कोई अगेन टेम्पल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए और नॉन इंडिजिनस लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए. मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई स्पिरिचुअल या कल्चरल अटैचमेंट्स वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं तो वहाँ पर कम से कम लोगों को अलाउ किया जाए टू विजिट द थिंग्स. इस वाइल्डरनेस एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लैंडस्केप्स की डेवलपमेंट में या सीस्केप्स की डेवलपमेंट में. दे प्रोटेक्टिंग कंपैटिबल इकोसिस्टम सर्विसेज, providing space for limited number of visitors to experience wilderness. जितने लोग ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ वहाँ जाएं कम होंगे, डेफिनेटली वहाँ पर वो एरिया अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगा. इसके अलावा कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं इस वाइल्डरनेस एरिया के, दैट इट शुड बी फ्री ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज. अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए तो ज़रूरी हैं, मगर इनकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है. सो किसी भी तरह इन दो मेजर कंपोनेंट्स से अगर हम अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को फ्री करें तो ऑब्वियसली वो काफ़ी हद तक और काफ़ी देर तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं. बी फ्री ऑफ इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव ह्यूमन यूज़ और प्रेजेंस. ह्यूमन की वहाँ पर हैबिचुएशन नहीं होनी चाहिए. ह्यूमन की वहाँ ह्यूमंस के लिए वहाँ घर नहीं होने चाहिए ताकि वाइल्ड लाइफ अपनी रूटीन एक्टिविटीज सेफ एंड साउंड परफॉर्म कर सके. कंटेनिंग अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट ऑफ द इकोसिस्टम. अगेन अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की फैक्टर फॉर द वाइल्डरनेस एरिया. अगर डिस्टर्बेंस है, अगर थोड़े से चेंजेस हैं, दे आर एक्सेप्टेबल, बट मॉडर्न चेंजेस, मोर चेंजेस, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल. Issues for consideration: some wilderness area including livestock grazing. This is very 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 important issue because अगर वहाँ पर human intervention है, अगर वहाँ लोग रह रहे हैं तो obviously उन्होंने भेड़ बकरियाँ रखी होती हैं, so वो उनको घास खिलाने के लिए उन्होंने चरागाह बनाई होती हैं. so ये जो wilderness areas होते हैं ये obviously disturb हो जाते हैं. overgrazing is one of the factor जो इनकी original state को disturb कर सकता है और इनके हैबिटेट को मॉडिफाई कर सकता है. सो वो प्रोटेक्टेड एरिया डेफिनेटली प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा. सो जो डिस्टिंक्शन है ये हमें बनानी चाहिए दैट एनिमल्स की ओवरग्रेजिंग करवानी है या नहीं करवानी. डिस्टिंक्शन में नीड टू बी मेड बिटवीन इंटेंसिव एंड नॉन इंटेंसिव ग्रेजिंग. हाउएवर दिस विल पोज चैलेंजेस इफ पीपल वांट टू इंक्रीज स्टॉकिंग डेंसिटी. सो नॉमिड जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स है कि वो इसको किस तरह इस प्रॉब्लम को कोप अप करेंगे.
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ देयर नीड्स टू बी अ प्रोटेक्टेड एरिया। और IUCN ने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनमें से वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बाय डेफिनेशंस these are the large natural or near natural areas set aside to protect large scale ecological processes, which also provide a foundation for environmentally scientific, educational, recreational and visitor opportunities. नेशनल पार्क्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर एक बड़ा एरिया है विद लार्ज बाउंड्री, जहाँ पर एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा जगह मिलती है, उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिलती हैं और वहाँ पर विजिटर्स को अलाउ किया जाता है ताकि वो उनको आके देखें और एक एस्थेटिक सेंस क्रिएट होती है। दे मे सर्व एज सर्टन एजुकेशनल पर्पसेस, सर्टन साइंटिफिक पर्पसेस, तो उन एरियाज को नेशनल पार्क कहा जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल बायोडाइवर्सिटी along with its underlying ecological structure. Again, it is not always that wild animal is protected. It is always said that protection is made not to the wild animal but its habitat as well. So this is the major and main goal or objective of IUCN category, जिसमें ये कहा जाता है कि नेचुरल पार्क्स में एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। Other objectives: to manage the area in order to perpetuate in as natural state as possible. किसी भी तरह ये मैनेज करें कि वो हैबिटेट अपनी ओरिजिनल स्टेट में बाकी रहे, वहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड चीज़ें रहें। ह्यूमन क्योंकि अलाउ किए जा रहे हैं, क्योंकि विजिटर्स वहाँ पे अलाउ किए जाते हैं टू सी द सीनरी एंड टू हैव एन एस्थेटिक सेंसेस, वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे नेशनल पार्क्स का विजिट करते हैं, मगर ह्यूमंस को ये पहले से एजुकेट करना चाहिए कि वहाँ पर जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं एनिमल्स की, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। टू मेंटेन वायबल एंड इकोलॉजिकली फंक्शनल पॉपुलेशन, अगेन दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ह्यूमन इंटरवेंशन कि वी मस्ट नॉट इंटरवीन इनटू द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। टू कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमीज थ्रू टूरिज्म, इको टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब आप नेशनल पार्क्स में वेरियस तरह के एनिमल्स को रख रहे हैं तो ऑब्वियसली जब लोग उनको देखने आएंगे एक रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। टू मैनेज विजिटर्स यूज़ फॉर इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस, कि उनको पहले से ये गाइड कर दिया जाए कि दिस इज़ जस्ट फॉर द रिक्रिएशन, यू डू नॉट नीड टू डिस्टर्ब द एनिमल्स, सो दैट कि वो अपनी एक्टिविटीज़ में रहें और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को आसानी से परफॉर्म कर सकें। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द नेशनल पार्क्स आर द एरिया शुड कंटेन रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर नेचुरल रीजन्स एंड बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फीचर्स और सीनरी। डेफिनेटली अगर आप किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म के लिए वो नेशनल पार्क डेवलप हुआ है उस ऑर्गेनिज्म का होना वहाँ ज़रूरी है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि उन नेशनल पार्क्स में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलें ताकि एक सेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कंप्लीट हो सके। इट शुड बी ऑफ सफिशिएंट साइज टू मेंटेन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इट शुड नॉट बी ऑफ अ स्मॉलर साइज, इट शुड बी ऑफ अ लार्जर साइज जो एनिमल की रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हो। अगर हम एनिमल्स को कन्फाइन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स को कन्फाइन कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी। उनको कम से कम इतना साइज प्रोवाइड किया जाए, उनको इतना एरिया प्रोवाइड किया जाए कि वो बाआसानी उसको अपना होम समझें, उसको अपनी हैबिटेट कंसिडर करें। द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी शुड बी अ ग्रेट डिग्री इन नेचुरल स्टेट। इट मस्ट बी इन अ नेचुरल स्टेट, डिस्टर्बेंस कम से कम होनी चाहिए। रोल इन लैंडस्केप और सीस्केप, प्रोटेक्टिंग लार्जर स्केल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिकॉज ये बड़े एरिया होते हैं तो इस हवाले से एक बिग स्केल के ऊपर, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोटेक्टिंग कंपैटिबल इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोटेक्टिंग पर्टिकुलर स्पीसीज एंड कम्युनिटीज दैट रिक्वायर रिलेटिवली large area of undisturbed habitat, because like if we consider zoo is a small place, वहाँ पर
छोटे इंक्लोजर्स होते हैं, एनिमल्स को कन्फाइन करके रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज़ होने चाहिए जो बहुत बड़े एरियाज़ प्रोवाइड करते हैं और अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं ताकि एनिमल्स अपने आप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें. टू इन्फॉर्म एंड एग्जीक्यूट विजिटर्स अबाउट द नीड फॉर एंड पोटेंशियल ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, उनको ये बताया जाए कि किस तरह एनिमल्स को कंजर्व किया जाए ताकि वो इस मैसेज को आगे स्प्रेड कर सकें. Issues for the consideration: commercialization of land and water in category 2 is creating challenges in many parts of the world. Industrialization, urbanization, commercialization, क्योंकि things बहुत कम हो जाती हैं, चीज़ों की shortage हो जाती है, तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कैटेगरी 2 या नेशनल पार्क्स को मेंटेन करने में आ सकता है. Protected area category 3. This is actually a protected area for the natural monuments or the features. According to the IUCN definition, this is the protected area which set aside to protect a specific natural monument. So this is actually for the protection of a cultural heritage. They are generally quite small protected areas and often have high visits. The visitors actually they visit the place and in a sense revenue has been generated. The primary objective of category 3 is to protect specific outstanding natural feature, their associated biodiversity as well as the habitats. Some other objectives that are included in category 3 is to provide biodiversity protection in landscapes or seascapes that have otherwise gone radical changes. That means if human intervene in that particular protected area, obviously the monuments may not be at their proper places. The monuments may not have their proper or cultural heritage as well. Another very important objective is to conserve traditional, spiritual and cultural values. If some spiritual and cultural values attached with the monument, obviously it is our moral duty to protect that monument. Distinguishing feature: the category 3 protected areas are usually relatively small sites that focus on one or more prominent natural features and associated ecology. If the ecology is there, obviously there may be certain organisms as well. So we have to protect the area as well as the related ecology there. Why we are going to protect these monuments? The major reason is that they are natural geological and geomorphological features like waterfalls, cliffs and caves. There may be certain culturally influenced natural features. There may be cave dwellings, natural cultural sites, forms of sacred natural sites. There may be mountains, there may be sacred groves of the importance to one of or more faith groups. Cultural sites with associated ecology, where protection of the cultural site also protects significant and important biodiversity, such as archaeological or historical sites that are inseparably linked to a natural area. The important role that the category 3 plays in landscape or seascape is that it provides an opportunity for environmental, cultural and educational purposes. Category 4 is declared as the Habitat, Species and Management Area by IUCN. So इसमें हम species को, किसी particular species को जो endangered हो या वो threatened हो, उसको protect करेंगे और अगर कोई habitat destruction की तरफ जा रही है उसको protect किया जाएगा. So by definition, according to the IUCN, these are the protected areas aiming to protect particular species or its habitat, and management reflects this priority. The primary objectives of this category is to maintain, to conserve and restore species and habitat. Again, the primary objective is the restoration of the number of that particular species. That if the count of the particular species is going down, we have to manage, we have to conserve, we have to
गिव सर्टन मेजर्स, हमें इस तरह के चीज़ों को वहाँ पे इनकलकेट करना पड़ेगा ताकि वो स्पीशीज़ अपने नंबर को रिस्टोर कर सके और वहाँ पे प्रॉपर ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड की जाएं ताकि उसका नंबर इस हद तक बढ़ सके कि अब वो थ्रेटेंड लेवल से एटलीस्ट बाहर आ सके। अदर ऑब्जेक्टिव्स इस कैटेगरी में जो शामिल हैं, दे आर टू प्रोटेक्ट द वेजिटेशन पैटर्न, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ऑब्वियसली स्पीशीज का सर्वाइवल वहां पर मुश्किल होता है। सो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए वी आर प्रोहिबिटेड एक्चुअली इन दैट पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया टू नॉट cut the vegetation patterns or not to destroy the vegetation pattern. Again, to protect fragmentation of habitat as components of landscape or seascape. So this is basically a scale level strategy. To develop public education and appreciation of the species or habitat. This is very important that for a particular species which is going to be protected there or conserved there, there must be lectures based seminars जो वहाँ के लोकल पीपल को देने चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए इस बारे में कि इस स्पीशीज़ की डिस्टर्बेंस हो रही है, इस स्पीशीज़ का नंबर डाउन हो रहा है, वी हैव टू प्रोटेक्ट बिकॉज द वाइल्ड लाइफ इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। बट अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसी तरह की रहेंगी तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो सकता है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स for category 4 are protection of a particular species, protection of the habitat, active management to maintain the target species, and active management of culturally defined ecosystem. The category 4 is also playing an important role in landscapes or seascapes, and that role is to protect critically endangered population of the species, to protect rare or threatened species as well as habitat, and to maintain the species by maintaining its habitat that has otherwise been destroyed or distorted by the human activities. Category 5 declared by IUCN is protected landscape and seascapes. According to the IUCN definition, this is a protected area where interaction of people and nature over time has produced an area of scenically very beautiful, an area of distinct character with significant ecological, cultural, as well as biological values. This is the area where safeguarding the integrity of this interaction, the interaction between man as well as nature, is vital to protect and sustain the area and its associated nature conservation as well as other values. All the values which are associated with the area has to be conserved. The primary objectives of this category 5 is to protect and sustain important landscape or seascape and associated nature conservation. The other objectives, it includes the maintenance of a balanced interaction of nature as well as humans and culture through protection of landscape or seascapes. So we have to protect the landscape if they are scenically important. If they are too old and they have certain cultural, spiritual as well as educational value, then as a human, it's a moral duty to protect these landscapes or seascapes so that these can be passed from one generation to another generation. अगर हम ये activities perform नहीं करेंगे तो obviously जो आने वाली generations हैं, they do not see the historic important landscapes or seascapes. This category 5 is also to provide opportunity for enjoyment. Obviously हम इन चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं, हम इन चीज़ों से काफ़ी एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यूज हासिल कर रहे हैं. सो इफ़ दीज थिंग्स वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर तो हम इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकेंगे. टू प्रोवाइड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज.
The things which we obtain from these landscapes or seascapes, they are actually again a source of inspiration. Like अगर मैं पाकिस्तान में with reference to कलर कहार बात करें तो there is a salt range. This is a product of a landscape or a seascape. वहाँ से जो salt हमें extract हो रहा है, this is the product of this landscape. तो हम उसको देखकर उसको व्यू करके बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वैल्यू और रिक्रिएशनल खुशी वहाँ से हासिल कर रहे हैं. The distinguishing feature of category 5 is landscape or coastal and islandscape of high or distinct scenic quality and with associated habitats. Another very important feature is this provides an opportunity for the tourism, recreation, which is consistent with the lifestyle and economic activities as well. The role which category 5 is playing in the landscape is that this category is actually a link between human as well as the environment. If we as human protect these landscapes, obviously these landscapes will give us their products, their aesthetic senses, creates our aesthetic senses and recreational aspects as well. Tourism promotion हो रही है इस हवाले से अगर ये landscapes protected रहेंगे तो. इसके अलावा it provides a framework when conservation objectives need to met over a large area. Category 6 declared by IUCN as it is the protected area with sustainable use of natural resources. According to the IUCN, the proper definition is these are the protected areas that conserve ecosystem and habitat together with associated cultural values and traditional natural resource management system. So this is the area actually where there may be certain natural resources. So we have to conserve them. They are generally large with most of the area in the natural condition. ये कम से कम इतने ज़्यादा होने चाहिए कि वहाँ अपनी more than 90% जो एरिया ये कवर कर रहे हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज वो नेचुरल स्टेट में हो. बिकॉज कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन है और उस ह्यूमन इंटरवेंशन को चाहते हुए या ना चाहते हुए हम उसको कम नहीं कर सकते. तो इस हवाले से IUCN के अकॉर्डिंगली मोर देन 90% एरिया लाजमी तौर पर अपनी नेचुरल स्टेट में होना चाहिए. These are the area where a proportion is under sustainable natural resource management. These are the area where low-level non-industrial use of natural resources compatible with the natural conservation is seen as one of the main aim of the area. The primary objective of category 6 is to protect natural ecosystem, use natural resources sustainably when conservation and sustainable use can be mutually beneficial. The other objectives includes to promote sustainable use of natural resources, to promote social and economic benefits to the local communities as well, to facilitate scientific research and educational purposes, and as well as tourism at very low level, to facilitate recreation and appreciate small-scale tourism. The distinguishing feature of this area is not to designate to accommodate large-scale industrial harvest. So, commercialization is not the purpose. Like if these protected area will give certain things, will certain products, we cannot commercialize the things. उससे जो प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं वो उस एरिया के जो लोकल लोग हैं उन तक सिर्फ उसके बेनिफिट्स चले जाएं. बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन वो एरिया प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा. अचीव नेचर कंजर्वेशन. Category 6 protected areas aim to conserve ecosystem as well as habitat. This category is also making a very significant role in the landscapes or seascapes as
they are particularly adapted to the application of landscape approaches. It is particularly appropriate to be conserve the natural resources as well as the particular habitat, where there are few or no area without the use or occupation. यही अभी हमने डिस्कस किया that there is no place which is free of human intervention or human occupation. So इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें उन सीनिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज को, सीनिकली इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को जिनके साथ स्पिरिचुअल या कल्चरल वैल्यूज अटैच होती हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, सो दैट के दीज थिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. That's why these protected areas has to be conserved.